Hello friends, welcome to Selection Target, and we are discussing here child psychology from basic level to standard level. This is very important for CTET, TET and Super TET and other all teaching exams. दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी विकास की अवस्थाओं के विषय में। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं जीन पियाजे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहला कि जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896 यानी आज ही के दिन हुआ था और उनकी मृत्यु 16 सितंबर 1980 को हुई थी। जीन पियाजे के विषय में आगे हम और जानेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड से संबंधित थे, यानी जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुए थे और वहाँ के एक फेमस मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे ने जो अपना प्रयोग किया वो अपने स्वयं के बच्चों पर किया। ये दोनों सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से सेकेंड वाला ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए जो प्रयोग किया उसमें उनके साधन क्या थे, यानी वह प्रयोग उन्होंने किस पर किया, तो वह उनके अपने बच्चे थे जिन पर उन्होंने ये खोज की और अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को विकसित किया। इस खोज में उन्होंने अपने बच्चों के बढ़ते विकास को बहुत ही सूक्ष्मता से अवलोकन किया और सभी को नोट करके पूरा अच्छे से विश्लेषण करके अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। अगला पॉइंट है कि संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्र करने के तरीके से है। दोस्तों, बच्चा कितना सीख रहा है, बच्चे किस तरह की सूचनाएं एकत्रित करने में रुचि लेता है, ये निर्भर करता है कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास किस तरह का हुआ है। दोस्तों, अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक सिद्धांत है। कि पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया वो मनुष्य की बुद्धि की जो प्रकृति होती है और वो किस तरह से विकसित होती है, मनुष्य की बुद्धि स्टेजेस में किस तरह से विकसित होती है, उसके विषय में ये सिद्धांत है। अगला पॉइंट है कि पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पियाजे का मानना था कि बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता है और परिमार्जित होता रहता है। बदलना तो आप समझ रहे हैं, परिमार्जित का अर्थ होता है और ज़्यादा मतलब मजबूत होना, शुद्धता प्राप्त करना और अच्छे से विकसित होना। तो पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो उन्होंने कहा अपने सिद्धांत को, वो इसलिए कहा कि उन्होंने देखा कि बच्चा जो अपना ज्ञान अर्जित करता है वो प्रत्येक अवस्था में बदलता रहता है और परिमार्जित होता जाता है, यानी पहले से और ज़्यादा वो विकसित होता जाता है। अगला पॉइंट है कि पियाजे के सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि पियाजे का मानना था कि बालक के भीतर संज्ञान का विकास अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो दोस्तों, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों पर खुद अवलोकन किया और पाया कि संज्ञान का जो विकास होता है उसकी कई अवस्थाएं होती हैं और वो उन्हीं अवस्थाओं से होकर के गुजरता है, जिन अवस्थाओं के विषय में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगला पॉइंट है कि पियाजे का यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में है और बतलाता है कि मानव कैसे ज्ञान का क्रमशः अर्जन करता है और कैसे इसे एक एक कर जोड़ता है और कैसे इसका उपयोग करता है। और वो अवस्थाएं क्या हैं दोस्तों? वो इम्पॉर्टेंट अवस्थाएं हैं। पहले की संवेदी गामक अवस्थाएं, सेंसोरी मोटर स्टेज, ये कितने वर्ष से होती है? जन्म से 2 वर्ष तक के लिए होती है। अगला है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 वर्ष से 7 वर्ष के लिए होती है। आगे हम विस्तृत डिस्कशन करेंगे। अगला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 ईयर्स से 11 ईयर्स तक, 7 से 11 वर्ष तक, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था होती है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं संवेदी गामक अवस्था यानी पहली अवस्था। इसका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये इसकी जो समय अवधि क्या है। संवेदी गामक अवस्था किस समय को कहा जाता है? तो जन्म से 2 वर्ष तक का जो समय होता है वो संवेदी गामक अवस्था कहलाती है। ये ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है इसका कि इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदना और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है।
दोस्तों जो बच्चा जन्म में लिया है अभी या 2 वर्ष तक का है, उसमें सिर्फ संवेदनाओं के माध्यम से ही अपनी अभिव्यक्ति करने का गुण होता है। वो अपनी शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से भी अपने आप को व्यक्त करता है। जैसे कि किसी चादर पे कुछ खिलौने पड़े हैं और बच्चे को वो उठाना है तो वो चादर को खींचने लगता है। इससे ये तात्पर्य है कि वो बालक को वो खिलौना चाहिए। उसे भूख लगती है तो वो रो करके व्यक्त करता है। उसे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो उसको रो करके व्यक्त करता है। खुश होता है तो हंस करके व्यक्त करता है। चूँकि वो इतने अच्छे से भी बोल नहीं पाता है, उसके पास इतनी अभी तार्किक शब्दावली नहीं होती है, इसलिए वो अपनी सभी चीज़ों को संवेदनाओं के माध्यम से और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बतलाता है। दोस्तों अगला है कि जिन अवस्थाओं को वो प्रत्यक्षता देखते हैं उनके लिए उसी का अस्तित्व होता है। इस एज में बालक जो कुछ भी अपने आसपास अपने आस पड़ोस में देखता है, बस वो ही चीज़ें उसके लिए मायने रखती हैं, वो ही चीज़ें उनके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि उनमें किसी भी प्रकार की परिकल्पना का अभी विकास नहीं हुआ होता है। अगला पॉइंट है कि इस अवस्था में बच्चा अपनी सहज क्रियाओं और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से वस्तुओं, ध्वनियों, स्पर्श, रसों एवं गंधों का अनुभव प्राप्त करता है। तो इस अवस्था में वो धीरे धीरे सीख रहा होता है, वस्तुओं को पहचानने की कोशिश कर रहा होता है, आवाज़ों को पहचानने की कोशिश कर रहा होता है, स्पर्श की पहचानने की कोशिश कर रहा होता है कि कौन क्या हमारे आसपास है। रस, उसे जब 6 महीने बाद उसे कुछ खिलाया पिलाया जाता है तो उस चीज़ को महसूस करता है। और गंध, सुगंध को भी धीरे धीरे पहचानने लगता है कि सुगंध अच्छी है कि बुरी है। दोस्तों अगला पॉइंट है कि बच्चा इन अनुभवों की पुनरावृत्ति के कारण वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की कुछ विशेषताओं से परिचित होता है। इसका इस पंक्ति का जो मतलब है वो ये है कि बालक जो कुछ भी सीख रहा होता है, जब वो चीज़ें किसी और दिन रिपीट होती हैं तो वो उन चीज़ों को बहुत आसानी से समझ लेता है, क्योंकि वो उन सभी चीज़ों से परिचित हो चुका होता है। दोस्तों अगला इम्पॉर्टेंट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 वर्ष से 7 वर्ष तक है। आपको सभी अवस्थाओं की जो समय अवधि है ये ज़रूर पता होनी चाहिए। एग्ज़ाम में इसी के माध्यम से सवाल पूछा जाता है। और अगर मैं कहता हूँ समयावधि नहीं भी पूछी जाएगी, लेकिन अगर आपको पता है कि 2 वर्ष से 7 वर्ष के बच्चे के विषय में हम बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके गुणों को आप अच्छे से समझ लेंगे और उसके आधार पर सवाल का जवाब देने में काफ़ी आसानी होगी। तो पहला पॉइंट है इसका कि इस अवस्था में बालक स्व केंद्रित व स्वार्थी न होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। जहाँ पर संवेदी गामक अवस्था में बालक स्वार्थी होता है, वो सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचता है, क्योंकि उसको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है, बाकी किसी चीज़ों से उसे मतलब नहीं होता है। लेकिन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 वर्ष से 7 वर्ष की अवस्था है, इस अवस्था में आकर बालक स्वकेंद्रित होने के बजाय, स्वार्थी होने के बजाय वो अपने सभी लोगों को, अपने आसपास के लोगों को महत्व देने लगता है, उनके बारे में भी सोचने लगता है। अगला पॉइंट है कि इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है। दोस्तों ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि किस अवस्था में बालक जो है वो अपने आसपास की वस्तुओं को पहचानने और उसमें अंतर बताने में सक्षम हो जाता है। तो वो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवस्था है। अगला पॉइंट है कि बच्चा अब खेल, अनुकरण और भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी अधिकाधिक बढ़ाता है। अब इस एज में तो बच्चा खेलने के लिए भी खेलने लायक हो जाता है, अनुकरण यानी दूसरों से सीखता है, और भाषा का विकास चूँकि उसमें अब हो चुका होता है, तो वो अपनी उन भाषा के माध्यम से या अपने इन सभी तथ्यों के माध्यम से जानकारियाँ जुटाने में सक्षम हो जाता है। अगला पॉइंट है कि इस दौरान बालक का भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है कि किस अवस्था में बालक का जो भाषा का विकास है वो प्रारंभ हो जाता है। तो वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कह दें या 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवस्था कह दिया जाए, आपको तुरंत इस चीज़ को समझ जाना है। इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट मैं कहता हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है, आप उसको अपने नोटबुक में राइट भी कर सकते हैं, और पढ़ते समय तो वैसे भी नोटबुक लेके बैठना चाहिए, पेन भी लेके बैठना चाहिए। तो दोस्तों 2 पॉइंट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा ये वाला पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये वाला। इसको आपको इन दोनों को बहुत अच्छे से याद करके रखना है। अगला पॉइंट है कि इस अवस्था में बच्चा प्रतीकों को ग्रहण करता है किंतु तार्किकता से अनभिज्ञ रहता है। दोस्तों इसका मतलब है कि बच्चों को जो कुछ दिखाया जाता है, बताया जाता है प्रत्यक्ष तौर पर, बस वो उन्हीं को ग्रहण करता है। अभी उसमें तर्क करने की क्षमता नहीं उतनी डेवलप हो पाती है, इसलिए वो प्रतीकों को ग्रहण करता है।
दोस्तों अगली अवस्था है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की अवस्था है। ये अवस्था भी, इसकी भी समय अवधि आप याद रखिएगा, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। इसका पहला पॉइंट है कि इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। दोस्तों आज की अगर आप ये पियाजे का चूँकि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, तो उन्होंने जो अनुभव किया वो उसी हिसाब से ये यहाँ पर सारे पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बाकी आजकल के समय में, आधुनिक समय में, बच्चे तो अगर वो 3 साल के हो गए तो उसके बाद से ही उनको प्ले ग्रुप ये वो छोटी छोटी क्लासेस हैं उसमें डाल दिया जाता है। लेकिन जो वाकई में क्लासेस स्टार्ट होती हैं वो कहीं ना कहीं फर्स्ट से होती हैं, जहाँ पर बच्चा कुछ अच्छी और तार्किक चीज़ें सीख रहा होता है। तो इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। ये पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की सबसे पहला इम्पोर्टेंट बिंदु है। इस अवस्था में बालक तर्क करना सीख जाता है। दोस्तों अब बालक इतना विकसित हो चुका होता है, उसका दिमाग, उसकी बुद्धि इतनी विकसित हो चुकी होती है कि अब वो किसी भी विषय पे तर्क कर सकता है, प्रत्यक्ष तौर पर भी और अप्रत्यक्ष तौर पर भी। दोस्तों अगला पॉइंट है कि वस्तुओं एवं घटनाओं के बीच समानता, संख्या बोध, वर्गीकरण, क्रमानुसार व्यवस्था करने की क्षमता उत्पन्न कर लेता है। अब इस अवस्था में बालक जो है वो किसी भी वस्तु को साइज और उसके गुणों के आधार पर उसका वर्गीकरण कर सकता है। साइज और गुण के आधार पर उसको क्रम में विकसित रख भी सकता है। संख्या का बोध भी हो जाता है इस अवस्था में उसका। अगला पॉइंट है कि इस अवस्था में बालक अपने चारों ओर के पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। यानी अपने आसपास के परिवेश में ढलने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिन नियमों की आवश्यकता होती है, जिन आचरण की आवश्यकता होती है, वो उन सभी को बालक इस एज में, इस अवस्था में सीख लेता है। ये थे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के सभी महत्वपूर्ण बिंदु। अगला जो अंतिम अवस्था है वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो है 11 वर्ष से 18 वर्ष तक। दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो ये समय अवधि, इसको ज़रूर याद रखना है। पहला पॉइंट है कि इस अवस्था में बालक में तार्किक चिंतन की क्षमता का पूर्ण विकास हो जाता है। अब इस अवस्था में बालक पूर्णतया तार्किक चिंतन कर सकता है, किसी भी विषय में वो बात कर सकता है, अपनी बात रख सकता है, अपने स्वयं के बनाए तर्क कर सकता है। अगला पॉइंट है कि इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन का विशेष गुण प्राप्त कर लेता है। अमूर्त चिंतन का तात्पर्य है कि ऐसी वस्तुओं के विषय में भी बात करना जिसको अभी बालक ने देखा नहीं है, या जिसका कोई अभी मूर्त रूप नहीं है, परिकल्पना मात्र है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहला वाला है और दूसरा वाला भी, इसमें सभी लगभग इम्पॉर्टेंट हैं, सभी आपको इसको अच्छे से याद करना है। अगला है कि बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। दोस्तों अब बालक जो है वो इतना विकसित हो चुका होता है, उसका दिमाग इतना विकसित हो चुका होता है कि अब वो किसी भी विषय में सोच सकता है, अपनी हर समस्या का समाधान भी कर सकता है और अपने विषय में निर्णय भी लेने की क्षमता वो अपने अंदर विकसित कर चुका है। अगला पॉइंट है कि इस अवस्था में बालक में परिकल्पना विकसित करने की क्षमता का विकास हो जाता है। दोस्तों इस अवस्था में बालक अब इमेजिनेशन कर सकता है, वो किसी भी चीज़ के विषय में चिंतन कर सकता है, जो कि अमूर्त, परिकल्पना का कोई मूर्त रूप नहीं होता है। अमूर्त का अर्थ ही है कि जिसका कोई रूप ना हो। तो उन विषय में तार्किक चिंतन करना, उन विषयों की परिकल्पना करना, ये सब इस अवस्था में बालक में ये गुण विकसित हो जाते हैं। तो ये थी सारी अवस्थाएं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उनकी वो सभी अवस्थाएं जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं और ये पेडालॉजी में भी पूछी जाती हैं और सामान्य क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसलिए आप बहुत अच्छे से इनको तैयार करिएगा, स्क्रीनशॉट ले करके आप अध्ययन कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।